दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हमारी एक घटना चक्र से टीजीटी पीजीटी एलटी में सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और घटना चक्र से ये सभी क्वेश्चन है। और आज हमारी घटना चक्र को लेकर ये चौथी क्लास है। 3 क्लास हम पहले देख चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। शंभु की कृति का नाम है। शंभु अपभ्रंश भाषा के पहले कवि माने गए हैं और इनकी रचना का नाम है पौंचर्य। इसमें राम कथा का वर्णन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंचर्य किसकी रचना है? ये शंभु की रचना है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? इसमें शंभु की रचना है पौंचर्य। इसमें ही राम कथा का वर्णन है और इसी पौंचर्य में लिखा है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। पौंचर्य शंभु चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। पौंचर्य में कितने कांड हैं? 5 कांड है। और रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। इसके पहले कांड का नाम है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। और रामचरितमानस में जो कांड है उनका कांड है बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। उसमें सुंदरकांड 5वां कांड है और उसमें 3रा कांड है। शंभु ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह शंभु ने इसमें दिखाया है। यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी अयोध्या लाया जाता है। सीता के आगमन पर एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि मैं आज अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। यदि सामर्थ्य हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। ये सीता के शब्द हैं कि आज मेरे सतीत्व की, मैं अपने सतीत्व की पताका फैलाऊंगी, पताका। आग में यदि सामर्थ्य है तो मुझे जलाए। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा गया है और अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमारचर्य, जसरचर्य और पौंचर्य। इसमें डी विकल्प सही होगा। पौंचर्य शंभु की रचना है और महापुराण, जयकुमारचर्य और जसचर्य ये तीनों पुष्पदंत की रचना है। महापुराण में इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन वर्णन दिया है। पौंचर्य पुष्पदंत की नहीं बल्कि शंभु की रचना है। और शंभु की 3 रचनाएं हैं, पौंचर्य, रिठ्ठेन्मचर्य और शंभु छंद। 3 रचनाएं शंभु की हैं, पौंचर्य और रिठ्ठेन्मचर्य और शंभु छंद। ये 3 रचनाएं शंभु के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना शंभु की नहीं है? महापुराण, डी विकल्प। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है और बाकी तीनों रचना शंभु की है। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत महापुराण के रचनाकार हैं।
अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू। और अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, पुष्पदंत की भी 3 रचनाएं मिलती हैं और स्वयंभू की भी 3 रचनाएं मिलती हैं। इनकी रचनाएं हैं पुष्पदंत की महापुराण, जयकुमार चरियु और जसर चरियु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बना है। प्रसंगवंश, जिसमें रामकथा को भी स्थान मिला है। महापुराण में क्या है? 63 महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का वर्णन है और रामकथा का भी इसमें वर्णन है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो जी। सबसे पहले काव्य सर्जन अमीर खुसरो ने किया है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेली, मुकरियाँ, दो शुकने, गजल। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो जी हैं। टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुकरी लिखने वाले का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? ये भी अमीर खुसरो जी ने ही किया है प्रयास लिखने का। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? इनके पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य था कि मनोरंजन के माध्यम से जनता को लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाए। इसमें सी विकल्प सही होगा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। वे लोगों के साथ घुल मिलकर रचनाएं करते थे। जैसा देखते थे लोगों के बीच किस प्रकार की रचना की जरूरत है, ऐसा ही वे लिखते थे। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 बताई जाती है। संख्या 100 बताई जाती है, ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों में रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो जी हैं। ये विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन शिलांकित करती है? शिलांकित मतलब शिलाओं पे लिखी गई कृति है। इसमें होगा बी विकल्प सही होगा, राउल वेल। राउल वेल शिलांकित करती है। रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है और गद्य पद में मिश्रित है। गद्य पद रचित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। शिलांकित करती राउल वेल है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया, फिर गद्य में प्रयोग किया। गद्य और पद दोनों मिल गए, ये चंपू काव्य हो गया। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन का प्रारंभ, श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें मुख्य है राजस्थानी। सबसे ज़्यादा भाषा इसमें कौन सी है? राजस्थानी। वैसे इसमें 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं और शिलांकित ये कृति है। राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू रचना है, जो गद्य में भी लिखी है और पद में भी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है और यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय क्या है? 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर
उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से ही सिद्ध होता है। 12वीं शती में ही व्याकरण की तरफ ध्यान दिया जाने लगा था, यह ज्ञान हमें इस पुस्तक से ही मिलता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्रा के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा, ये विकल्प सही होगा, दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। इसमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा, ये विकल्प सही होगा, आदिकाल में ब्रज भाषा थी। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ हैं डिंगल और पिंगल। हम कहते हैं, जैसे हमने भी पढ़ा है कि रासो काव्य की रचना चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखा है, डिंगल में लिखा है, लेकिन ये डिंगल पिंगल भाषा नहीं, ये शैलियाँ हैं, भाषा है ब्रज। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, और डिंगल मतलब जिसमें थोड़े कर्कश शब्दों का प्रयोग हुआ है वो डिंगल शैली है, और जिसमें कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हो पिंगल शैली है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल के कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली में साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई, उसका ब्रज भाषा में विलय हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारण भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वैसी परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। तो इस तथ्य से अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि आदिकाल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, न कि डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल ये 2 शैलियाँ हैं। डिंगल में राजस्थानी भाषा के शब्द कर्कश कांत शब्दावली मिलती है और पिंगल में मधुर शब्दावली कोमलकांत शब्दावली मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये सब रचनाएं हैं। डॉक्टर गिरिसन और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। किसने चारण काल नाम दिया? डॉक्टर गिरिसन और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। इस काल में राज्यों पर आश्रित रहने वाले कवि अपने आश्रयदाता राजा की पराक्रमपूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन करते थे। आदिकाल में क्या काम था कवियों का कि अपने जिस आश्रयदाता के पास वे रहते थे उसकी ही महिमा का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी प्रवृत्ति के आधार पर इसको नाम वीरगाथा काल नाम दिया है। इस काल की 12 रचनाओं का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है जो रासो साहित्य के नाम से जानी जाती हैं। उनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, खुमान रासो दलपति विजय, विसलदेव रासो नरपति नहाल और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक। ये रासो काव्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, और सब सिद्ध के 84 सिद्ध हैं
और जैसे सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा, कणप्पा, कुकरिक्का, ये सभी सिद्ध कवि हैं। सरहप्पा सबसे पहले सिद्ध हैं। इनको हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांस्कृतिक और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के प्रथम कवि माना है सरहप्पा को। ना अगला आगे पंथ देखिए, नाथपंथी योगी अलख जगाते थे। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ है घेरण संहिता और शिव संहिता। नाथपंथियों के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, घेरण संहिता और शिव संहिता। गोरखनाथ द्वारा रचित कृतियाँ हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्ष कल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 12। इनकी संख्या 12 बताई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कणप्पा, सारंगधर और कुकरिप्पा। 84 सिद्धों में सी विकल्प सही होगा। सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। सिद्धों की पहचान है, सिद्धों के नाम में 84 सिद्धों के नाम में पा, अंत में पा जुड़ा मिलेगा। आप किसी को देख लो, सरहप्पा, विरूपा, कणप्पा, लुईपा, डोम्बिप्पा, सबके नाम में पा जुड़ा होगा। ये पा इनके आदर्श सूचक के रूप में सभी के लास्ट में जुड़ा है। 84 सिद्धों में 4 योगिनी बताई हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीन योगियों का नाम दिया है, लेकिन 84 सिद्धों में 4 महिलाएं हैं, उनके नाम के अंत में भी पा जुड़ा हुआ है। बस जो सिद्धों की पहचान ये है कि उनके नाम के अंत में पा होगा। जैसे सारंगधर में पा नहीं है तो ये सिद्धों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या है 84, 84। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में क्या लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अधिरंजित वर्णन। पर आदिकाल में कवियों को जनता से, समाज से कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना ही उनका मुख्य काम था। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? रासो ग्रंथ, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है, रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, न कि डिंगल और पिंगल में। डिंगल और पिंगल 2 शैलियों के नाम है। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल भाषा नहीं, शैलियाँ हैं, जिसमें राजस्थानी शब्द होंगे। डिंगल और पिंगल ब्रज भाषा। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन में दूसरी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।